हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे फिर से साइंस का ऑब्जेक्टिव सेशन। और यह आपका मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, और इसमें से आपके कई कई क्वेश्चन भी लड़ेंगे वहां पर। तो आप इसे भी पढ़ कर जाओ और वहां पर अच्छे से सभी चीज़ों को लिखना। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, फिर कल हम इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने पर क्या बनता है, आप लोग बताओ, तब तक मैं इसे सही कर लेता हूँ। तो मान लीजिए कि कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई रुकावट है, तो यहाँ पर उसका परछाई ही तो दिखेगा ना, उसका छाया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, छाया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बताइए आप लोग, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफिनाइट होती है, आप सभी को मालूम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा मैं अपने कलर को और भी डीपली कर लेता हूँ, जिससे आपको देखने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। एक 1 मीटर अगर फोकस दूरी है तो आप इसे इससे डिनोट कर सकते हैं। रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ, 1/f से। और यह एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो बच्चों हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी, जो कि एक डायोप्टर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो बताइए आप लोग, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपके समय को थोड़ा भी बर्बाद नहीं करेंगे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रकाश की चाल हवा में अलग होती है, हवा में अलग होती है, निर्वात में अलग होती है, और कांच में अलग होती है। तो बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। तो निर्वात में हो जाएगा प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी मैं आपको बात को बताता चलूंगा उसे भी आप ध्यान में रखना, कहीं हो सके उससे ही क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। अगर कोई लेंस है तो उसका आपको मालूम होगा कि उसका कोई एसआई मात्रक होता ही नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, वह एक मात्रक विहीन है, उसका कोई भी एसआई मात्रक होता ही नहीं है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका अपतनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपतनांक हमारा हीरा का होता है, जो बहुत कठोर होता है, और इसका अपतनांक होता है 2.42। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक अभिसारी लेंस बनाता है। एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है। क्या केवल सदैव प्रतिबिंब बनाता है, या सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों ही बनाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन को देखते हुए ऑप्शन सी अच्छा है, और उसका आंसर वही हो जाएगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। आकाश का रंग नीला होने का परिघटना का परिमाण है प्रकीर्णन। अगर प्रकीर्णन होगा तभी तो हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है ना। तो चलिए देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। तो आप सिर्फ वहां पर लाल को ही मत मार देना, क्योंकि लाल, नीला और हरा तीनों ही प्राथमिक वन का ही एक भाग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बच्चों आप लोग बताओ कि अगर आसमान में वायुमंडल ना हो तो हमारा जो आसमान है वह किस कलर का दिखाई देगा। तो उसका आंसर हो जाएगा काला। और इसे आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है। बृहद संख्या में सुग्राही कोशिका रेटिना में बनती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है तो उसे उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं और भी क्या क्या है। और हाँ, उसमें एक और मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी को अबिंदुकता हो तो उसके लिए बेलनाकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन 12 नंबर है कि दूरदृष्टि दोष को उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, उत्तल लेंस। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो मानव नेत्र के लिए 1/16 सेकंड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। आंसर नंबर हमारा जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो आप फर्स्ट बार तो आप ये बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, फर्स्ट बार वो आप कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 यूनिट। और मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, और वो भी सबसे बड़ा एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो देखिए किलोवाट घंटा से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपके मॉडल पेपर में भी आए हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप याद कर लेना। तो इसका जो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? जो अंगूठा का नियम दिया था वो किसने दिया था? तो फ्लेमिंग ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत चुंबकीय विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जो फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 एमए बराबर होता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ श्रेणी क्रम दिया है तो श्रेणी क्रम हम लगा देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, और विद्युत बल्बों में टंगस्टन का वायर का उपयोग किया जाता है। और जो उसमें गैस डलाता है वह अक्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस होता है एक प्रकार का। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है इसमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन का डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो क्या हमारा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, या कोयला जीवाश्म ईंधन है, या प्राकृतिक गैस? तो यह सभी एक ही तरह से उत्पन्न हुई है, खनन द्वारा या फिर बहुत जो पुराने जीवाश्म रहते हैं उनसे प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल का स्रोत है। सूर्य अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फिजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य बिजली का उत्पादन, जल आपूर्ति, भूमि की सिंचाई, इनमें से सभी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सभी को अच्छे से आप लोग देखते चलना। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? क्या खिलौनों में सौर सेल का उपयोग होता है? तो नहीं होता है। जो खिलौना है वहाँ पर ड्राई सेल का उपयोग होता है, जिसे हम शुष्क सेल कहते हैं, और हम उसे सूखा सेल भी कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में जो वैद्युत अपघटन होता है वह पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। निम्नलिखित जो अभिक्रिया है, यहाँ जो अभिक्रिया दिया है जिंक का ऑक्साइड और कार्बन के साथ, जो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो उसमें कौन सा कथन जो है यह उस पर लागू हो रहा है? क्या जेडेनो अपचयित हो रहा है, या कार्बन अपचयित हो रहा है, या कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर कार्बन अपचयित हो रहा है, सिर्फ कार्बन उपचयित हो रहा है।
तो चलिए देखते हैं आगे क्या है और भी क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइजिंग। चलिए देखते हैं और भी कौन से क्वेश्चन है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारे लिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। उसमें से मुक्त जो होता है वो हाइड्रोजन गैस ही होता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। कौन सा गैस चूना है जो जल को दूधिया कर देता है। तो CO2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा CH2 और बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा CaO। तो हमारे यहाँ अभी तक पूछा है बुझा हुआ चूना, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दंतमंजन में प्रायः कौन से दंतमंजन में कौन सा दंतमंजन प्रायः होता है, कैसा होता है दंतमंजन। तो चलिए देखते हैं, दंतमंजन क्षारीय प्रकृति का होता है। दंतमंजन की प्रकृति क्या है, तो दंतमंजन की प्रकृति क्षारीय है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में हमारा हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग यहाँ पर बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और क्या है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जस्ता, यानी उसी को हम लोग जिंक भी बोलते हैं, जस्ता का एस कौन सा है। तो जस्ता का एस हो जाएगा जिंक, जिसका सूत्र होता है ZnS। ZnS इसका अगर सूत्र पूछ ले तो आप ये बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु जो सिर्फ अम्लराज को घुलाता है वह क्या है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि अम्लराज का परिभाषा क्या है, तो आप लोग बताइएगा एक अम्ल नाइट्रिक अम्ल तथा 3 अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग अम्लराज कहते हैं। अम्लराज कहते हैं। और यह किस पदार्थ को घुलाता है, जो नहीं घुलने वाला पदार्थ होता है उसे भी यह घुला देता है। तो यहाँ पर यह सोना से अभिक्रिया कर उसको भी घुला देता है। तो चलिए देखते हैं और भी कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो HCN एक आयनिक यौगिक नहीं है। हीलियम गैस है। हीलियम कैसा गैस है, तो हीलियम एक प्रकार का अक्रिय गैस है। और इसमें और भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन जितने भी है, रेडॉन, सभी एक अक्रिय गैस है जिसे हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि बल्ब में जो भरा होता है कौन सा गैस भरा होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि वहाँ पर भी अक्रिय गैस ही भरे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक का पदार्थ कौन सा होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, हीरा होता है सबसे कठोर। चलिए देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बेंजीन का अणुसूत्र है। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बेंजीन का कैसे स्ट्रक्चर होता है, पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, तो फिर हम उसका सूत्र बताते हैं। तो देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, यह थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। चलिए देखते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध बनता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है उसके बीच एक ही बंध बनता है। चलिए देखते हैं और भी अगला क्वेश्चन क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, इसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, C12H22O11। इसका रासायनिक नाम C12H22O11 है। और 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्वाधिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो मीथेन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मीथेन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मेर्लिम ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया।
मेनलीव की आवर्त सरणी में परमाणु द्रव्यमान को अपनाया था। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो निम्नलिखित जो है इसमें से सिर्फ एक मैग्नीशियम ही है जो एक क्षार धातु नहीं है, सिर्फ मैग्नीशियम ही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में सिर्फ ब्रोमीन जो है वो हैलोजन सदस्य का समूह नहीं है। वो सॉरी निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिंक की परमाणु संख्या है, जिंक का परमाणु संख्या 30 हो जाएगा, 28 पर निकेल और 29 पर कोबाल्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, जिंक का 30। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? निम्नलिखित में विद्युत ऋणात्मक अधातु होते हैं, विद्युत ऋणात्मक सिर्फ अधातु ही होते हैं। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी थी? तो राजस्थान के रेनी जो था वहीं पर महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो पर्यावरण के संतुलन के बिगड़ने का सबसे प्रमुख कारण है बढ़ती मानव की जनसंख्या। जनसंख्या से ही उसका पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु का उपयोग में कमी। तो चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? क्या सौर सेल में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, प्लूटोनियम का किया जाता है, या प्लास्टिक का किया जाता है, या फिर सिलिकॉन का किया जाता है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सिलिकॉन का। सिलिकॉन का उपयोग से ही सौर सेल को बनाया जाता है। चलिए देखते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन। और सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस हो जाएगा हमारा मीथेन, मीथेन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत होती है इनामेल। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बताइए आप लोग जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में लाइपेज सहायक होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीत रस का रंग होता है, ये तो आप सभी को मालूम है कि पीत रस का रंग होता है हरा कलर का होता है वह। चलिए पौधों में शोषण होता है, तो आप लोग बताइए कि पौधों में शोषण किस प्रकार होता है? तना द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा, या इनमें से सभी द्वारा? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी द्वारा। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? हरे पौधे जो होते हैं रात्रि में CO2 का निष्कासन करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किण्वन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण दो होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन। सामान्य डायस्ट्रोलिक रक्तदाब होता है 80 mmHg। हम आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे जिससे आपके समय और भी बर्बाद ना हो। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा होता है। अस्थि क्या है? अस्थि एक प्रकार का उत्तक होता है। अस्थि एक प्रकार का उत्तक होता है। चलिए पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप में कौन सा अपशिष्ट संचित रहता है? तो यहाँ पर छाल, कोशिका रिक्तियों में, पत्तियों में, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ हैं, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ रेजिन, टैनिन, गोंद, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र सेरेब्रम हो जाएगा, सेरेब्रम हो जाएगा। चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। जल का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जल का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जल का गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। और स्वपरागन इनमें से किन पौधों में होता है? स्वपरागन एक लिंगी, उभयलिंगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों में होता है।
एक लिंगी और दो लिंगी दोनों में होता है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो एंडोमेट्रियम, योनि, फंडस, क्या होगा इसमें से आप लोग बता दें, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या होगा आप लोग बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोमेट्रियम। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो पुरुष जननांग में केवल शुक्र वाहिका पाया जाता है, जो स्त्रियों में नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं उनको। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल किस देश में ईसाइयों के मठ के पादरी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। वह ऑस्ट्रिया में एक मठ था जिसमें वह पादरी थे। चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जगत यानी किंगडम। चलिए देखते हैं हम लोग और भी क्या है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कवक, जीवाणु, शैवाल, इनमें से सभी है। नहीं, इनमें से सभी नहीं है, केवल जीवाणु और कवक है। यह डी नंबर ऑप्शन हो जाए, ए और बी। सॉरी बच्चों, यहाँ पर सिर्फ आपको जीवाणु और कवक ही होगा, ए और डी, जिसे हम बैक्टीरिया और फंगू कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या मांसाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर ए और बी दोनों कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मांसाहारी जीवों को हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो को आप लोग देख पाए। तो चलिए देखते हैं, खास श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्थानांतरित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। हमने आपको जल्द से जल्द किसी भी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश किया है और मैंने अपना 100% दिया है। आप भी अपना 100% दे। और चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में।